हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। कहने का मतलब इसमें हम लोग जो बेसिक टर्म है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाली हैं जो ये चैप्टर पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसको जानना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल मिलेगा आपको ना, तो और पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ परिभाषाएं। उसके बाद ये पार्ट होगा, पार्ट के बाद हम लोग अगले पार्ट में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन को एक्सरसाइज के द्वारा। मतलब वन एक्सरसाइज, उसके बाद वन एक्सरसाइज, 1 बाय 1 करके सभी एक्सरसाइज और सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो आपने पढ़ा भी होगा, समझा। जैसे क्या है, पहली परिभाषा है आपकी प्राकृतिक संख्या ना। प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, परिभाषा भी सबको पता होगा। हम लोग क्लास 9th में ये चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग ये सब परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हम बेसिक इंट्रो बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं ना, या काउंटिंग संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर बोलेंगे गिनती की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में 1 से शुरू होने वाली संख्याएं, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट से। कहने का मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत से इसको जितना लेकर जाना चाहो उतना ले जा सकते हो। ठीक ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक, आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आई होगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वाली डिफिनीशन हमको समझना है कौन सी, पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं होल नंबर क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो होल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक ना, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को भी साथ में ले लें तो बोलेंगे ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब 0 से धनात्मक की तरफ बढ़ने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3... ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे, 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, या फिर जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरी संख्या हम लोगों को पढ़नी है। कौन सी संख्या है तीसरी, पूर्णांक। क्या पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर में ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। कहने का मतलब 0 to
एंड 0 टू पॉजिटिव। अगर बात कर लें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं होती हैं सब क्या किस में कहलाती हैं? पूर्णांक होती हैं। कहने का इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, निगेटिव और पॉजिटिव। अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे देख लीजिए धनात्मक संख्याएं भी होंगी, मतलब 1 2 3 4। ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4। ठीक, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो 0 है इसको ना ही हम लोग निगेटिव मानते हैं ना ही पॉजिटिव, मतलब ना ही धनात्मक में लिया जाता है ना ही ऋणात्मक है। यदि आपका विचार है तो दोनों के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक ना। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ वाला, इसको हम लोग समझेंगे क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है बोल दीजिए। परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख दें या लिखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें बट q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है कि p/q के रूप में रहना चाहिए लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब 1/2, 3/4, 0/2 भी, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। बट ये अगर हम बात कर लें 0/2, यदि नीचे वाला 0 हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसके। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक ना। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं जो क्या हो? रूट में हो। सिंपल, जो रूट में हो, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लिखा जा सकता है, बट वो क्या होनी चाहिए? रूट में होनी चाहिए। रूट वाली संख्याओं को हम सीधे सीधे देखकर बता देंगे ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, ये सब संख्याएं क्या हैं? बोलिए, अपरिमेय संख्या। यदि अगर यहाँ पे ले लें कड़ी में 4, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 आ जाता है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कही जाती है ना। परिमेय संख्या मतलब, अब जैसे कोई नंबर है उसको हम परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 है, हमने कहा परिमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें सिर्फ p है, q कहाँ है? मतलब इसका हर तो है ही नहीं, लेकिन सभी नंबर के क्या होते हैं? हर होते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं? सपोज 1 को मान लेते हैं। ठीक ना, मतलब यहाँ पे p योग q इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस प्रकार से जो सभी नंबर्स होते हैं, कहने का मतलब सभी जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? p/q के रूप में ही होते हैं। उनको हम बोल देंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यदि रूट में कोई नंबर दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक,
अब अगला पॉइंट हम लोगों का है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। ठीक, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसका मतलब रियल नंबर होता है। अब देखिएगा रियल नंबर क्या होता है, यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को साथ में ले लें तो जो संख्याएं बनती हैं वो क्या बनती हैं, रियल बनती हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं बनती हैं। सभी संख्याएं परिमेय हों या फिर अपरिमेय हों, वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना, तो ये थी कुछ परिभाषाएं। तो चलिए आज अब देखते हैं आज की मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, जिसका उसको समझते हैं। तो चलते हैं अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो इस चैप्टर में इसका बहुत ही उपयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये क्या है, ध्यान से देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। देखिएगा दो धनात्मक पूर्णांक, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ना, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है कि, ठीक है, तो आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, उसके साथ ही यदि उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यदि Q और R विद्यमान हैं तो उसको लिखा जाएगा A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके साथ ही इस पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसको भी लिख देते हैं, है 0 से बड़ा होगा R और B से हमेशा छोटा होगा। इस कंडीशन को ये हमेशा फॉलो करना चाहिए कि 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। और ये A B R क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप क्लास 9, 10 ऐसे ही बहुत सी कक्षाओं में पढ़े होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 16 में 3 से भाग देते हैं, फिर 16 में 3 से भाग दे देते हैं, तो इसको हम 3 5 जा 15 और रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं शेषफल, और ये क्या होता है भाज्य, वही चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाजक और ये क्या है भागफल, और यहाँ पे 1 क्या है शेषफल, ऊपर ये क्या है भाज्य। ठीक ना, ये इतनी बातें हैं, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाज्य का कार्य कर रहा है ए। ठीक ना, यहाँ पे यदि हम लिख दें, इसी को इस प्रकार से कुछ बना लें, यहाँ बनाते हैं, यहाँ नहीं देखिएगा आपको, ठीक, इसी में लिखते हैं। यहाँ पे जो ए है, ए भाज्य का कार्य कर रहा है, और बी क्या है बी, ध्यान दीजिएगा बी जो है भाजक, और भागफल क्या है क्यू मतलब कोसेंट होता है भागफल, और शेषफल क्या है आर। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सबको। ठीक ना, तो ये बस समझाने के लिए बता दिए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, यहाँ लिखते हैं ए बराबर क्या है, ध्यान से यहाँ से देख के बताएंगे, ए क्या है भाज्य, और बी क्या है भाजक,
और यहाँ पे क्या दिया गया है देख लीजिए, क्यू, क्यू मतलब भागफल, और एक बचता है आर जिसका मतलब क्या है, शेष फल। ठीक, इस प्रकार से ये 4 टर्म दिए गए हैं जो इसके लिए है, मतलब ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ठीक है, मतलब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो ये सभी टर्म आते हैं, भाज, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इस प्रमेय के द्वारा इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब एक इसमें और यूज आता है जिसको हम बता देते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका भी यूज होता है। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ, अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं HCF निकालने के लिए। HCF, ये HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस टर्म को निकालने के लिए हम लोग करते हैं इसका उपयोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो हमने ले लिया है एक पहला एग्जाम्पल, आपकी जो बुक में दिया गया है, NCERT बुक में दिया गया है। क्या है इसमें, A जो है 12576 और B जो है 4052 दिया गया है। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका यूज अगर हम करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ना, इसका मतलब क्या है, जो A होगा B × Q + R। ठीक ना, इसी के फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका HCF क्या होगा। 12, 5, 7, 6, इसमें भाग देंगे कितने से, 40, 5, 2 से। यही HCF होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। ध्यान से देखेंगे, जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो पहली बार कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, घटाएंगे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कट गया। इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यही तो है 40, 52। ठीक, अब देखिए कितना बार जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अब जाएगा 9 बार। 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 एक 37, घटा लीजिए, यहाँ पे होगा 12, 12 में से 0 गया, 12 में से 0 गया, कितना आ गया बोलिए, 12 में से 0 गया, 12 क्यों होगा, 2 होगा, 2 में से 0 गया, आपका आ गया 2, यहाँ पे होगा 5, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ होगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे आपका कट जाएगा। अब क्या आया, 420, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 272, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिएगा, यहाँ पे तो 8 आया, यहाँ पे 1, 4 आ गया, यहाँ पे 1, फिर 272, फिर देखिए कितना बार गया, 1 बार, 148, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे क्या बचा, 6, 6 में से 4 गया 2, 1, फिर देखिए फिर 1 बार जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
124 भाग देते हैं कितने में, ये वाले यहाँ आ जाएगा 148, यही ना। चलिए देखिए कितना बार गया, एक बार गया 124, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, सही है। इसको यहाँ लिखते हैं 1 2 4, कितनी बार जाएगा, शायद 5 बार जाएगा क्या, देखते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, सही 5 बार जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका कट्टम कुट्टम हो जाएगा, फिर 24 आएगा यहाँ पे, फिर 24 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 4 6 24। फाइनली लास्ट में 0 आ गया, ठीक। फाइनली हमारा 0 आ चुका है। लास्ट में क्या करते हैं, सॉल्व करते करते हम एचसीएफ निकालना आता होगा, हम लोग 6 7 से ही एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो तरीका वही है, सेम टू सेम। अब इसको हम लोग एक तरीके में, एक वे में, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए क्या है, 12 5 7 6, 12 5 7 6, ठीक ना। इसको हमने लिखा बराबर बराबर। अब देखिएगा बी, बी क्या है, 40 52, क्यू क्या है 3 प्लस आर कितना आया 420, ठीक। अब आगे देखेंगे, अब इसमें, अब इस वाले टर्म में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए कितना आया 40 52, 40 52 बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 420 लिखते चले जाइए, गुणे कितना बार गया 9 प्लस शेषफल कितना आया 272, ठीक ना 272। अब यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा 420, 420। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितने से भाग दिए हैं 420 में, 272 से, कितना बार गया, एक बार गया, प्लस एक बार गया, कितना आया 148, ठीक ना 148 आ गया। अब अगला टर्म देखते हैं, 148। अब जिससे हम भाग दिए हैं ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 272। अब इसको हम ए मानेंगे, और देखिए बी क्या हो गया, बी 148 इंटू, इसमें भी कितना बार गया है 1 बार गया है, और उसके बाद शेषफल कितना आ गया है 124। तो ये इस प्रकार से कुछ टर्म आ चुका है। हाँ, अब हम लोग देखने वाले हैं, किसको देखेंगे, इसके आगे वाले टर्म, मतलब इसको लिखने वाले हैं। अब तक हम लोग इसको लिख चुके हैं, तो चलिए देखिएगा इसको हम कब तक लिखेंगे, अभी आपको बातें सारी क्लियर होने वाली हैं। अब देखिए ये जो 148 है ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 148, ये बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे, मतलब 148 ये ए हो गया। अब देखिए इसमें हमने किससे भाग दिया, वह बी हो जाएगा, मतलब भाजक 124। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मतलब जितना बार गया, मतलब कोसेंट, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर देख लीजिए कितना बचा 24, ठीक ना, सही से लिखते हैं, कितना बचा 24। अब देखें इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा 124, कहने का मतलब अगला वाला जो बी है ए हो जाएगा, हमेशा बी वाला हमेशा ए होता चला जाएगा, बराबर कितने से भाग दिए 24 से, मतलब 24 से, कितना बार गया 5 बार गया, कितना शेषफल आया
+ 4 आया, ठीक ना। अब किससे भाग देंगे, मतलब इसमें a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। उसके बाद बराबर बराबर, अब इसमें b क्या होगा, 4 गुणे 6, क्या आया, r रिमाइंडर 0। अब देख लो यहाँ पे क्या आ गया, 0। आपको कंडीशन में दी गई थी कि इसका मान जो आएगा यहाँ पे जो r है, r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। मतलब जो b है b से हमेशा छोटा, इससे बड़ा और b से छोटा, हमेशा किसका मान आएगा, r का मान आएगा। इस कंडीशन को हम लोग पहले ही समझ चुके थे। तो इसी कंडीशन के अनुसार आप देख लीजिए r का मान क्या आया, 0 आया, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले एचसीएफ निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक के द्वारा कुछ टर्म को लिखेंगे, जिसको हम लोग इस टर्म में बस लिख देंगे, इसी चीज़ को बस। आपको पता है एक चीज़ और यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे यदि कोई डिवाइड है तो यहाँ पे a इसको माना गया है, जिससे भाग देंगे इसको b माना गया है, यहाँ जो कोसेंट है उसको q माना गया है, यहाँ इसको r माना गया है, ठीक ना, मतलब रिमाइंडर को j माना गया है। इस प्रकार से आप आसानी से सभी टर्म को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ, इसी के साथ ये एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।